फिजिक्स में आज का जो पहला चैप्टर है वह है यांत्रिकी। तो चलिए इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया जाए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कार्य का मात्रक क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जूल, और एक जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको याद रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी उच्च वेग का हो जाएगा मैक, बी का हो जाएगा 2 तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, सी का हो जाएगा 3 दाब का पास्कल, और डी का हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 3 जूल हो जाएगा कार्य, बी का 1 एम्पियर धारा, सी 2 वाट सामर्थ्य या शक्ति, डी 4 वोल्ट विभवांतर हो जाएगा, और ई हो जाएगा 5 यानी कैलोरी जो हो जाएगा ये ऊष्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का हो जाएगा 4, त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन, कार्य का हो जाएगा जूल, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे, पूछा जा रहा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी जो है प्रकाश वर्ष, ये समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक इकाई है। पार्सेक भी जो है ये दूरी की है, दूरी की इकाई है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाता है कि एक पार्सेक जो होता है वो बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर का, ठीक है। प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन जो डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये सेल्सियस जो है किसकी इकाई है। सेल्सियस जो है ये तापमान की इकाई है। नेक्स्ट, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। नेक्स्ट, पास्कल इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है, ऑप्शन बी। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है, और जूल जो है वो कार्य की भी इकाई है, कार्य और ऊर्जा, ठीक है, वो दोनों की इकाई है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तभी इसको याद रखने का ट्रिक है। तो ये हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 में ये लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज जो है हम लोग जानते हैं आवृत्ति मापने की इकाई है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर, ऑप्शन बी। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल हम लोग जानते हैं यह ध्वनि के लिए है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट, एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर से हम लोग धारा या करंट मापते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है प्रतिबल बटा में विकृति। चूँकि विकृति का कोई ये नहीं होता है, एसआई मात्रक नहीं होता है, इसलिए जो प्रतिबल का एसआई मात्रक होता है वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है, और वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल और दाब। बल और दाब का जो विमीय सूत्र होता है वो अलग अलग होता है, समान नहीं होता है। बाकी जो ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा दोनों का समान होता है, आवेग और संवेग इसका भी समान होता है, भार एवं बल इसका भी समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है, इसको एयू में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि का मतलब है कि जिसकी विमा नहीं है। ठीक है, तो किसकी विमा नहीं है हम पहले बता चुके हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विकृति। विकृति की कोई विमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार बताइए कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान जो है इसकी सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट, अदिश राशि है, तो ऑप्शन के अनुसार कौन सी राशि है जो एक अदिश राशि है? तो आप देख सकते हैं कि ऊर्जा जो है यह एक अदिश राशि है, बाकी सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो सदिश राशि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन ए, संवेग जो है एक सदिश राशि है। इसके अलावा वेग, बल ये सब भी सदिश राशि के अंतर्गत ही आते हैं। सदिश राशि उस राशि को कहा जाता है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा, आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है, अर्थात ये अदिश राशि है। इसके अलावा चाल, दूरी, द्रव्यमान, समय ये सब भी अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान जो है व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र क्या है? तो आप लोग जानते होंगे त्वरण का जो फॉर्मूला होता है A = v - u/t, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होगी? तो हम लोग जानते हैं कि संवेग और वेग, यानी संवेग का होता है mv और वेग दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो कट जाएगा, तो क्या हमको मिलेगा? m मास यानी द्रव्यमान मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणीय गति। नेक्स्ट,
एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस स्थिति में भी कम हो जाएगा उसका वेग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, या भार दुगुना हो जाता है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ये कैसे होता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? हाफ mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ वेग जो है दुगना करने की बात की जा रही है, तो वेग यही ना है v, तो v जब दुगना होगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है ना, मतलब भार जो होता है वो बदलते रहता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान स्थिर होता है। नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, याद रखेंगे। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? यह हो जाएगा बल के अक्रमानुपाती होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, ठीक है। तो A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F का, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है अक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन ने गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय नियम। नेक्स्ट, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है? तो जानते हैं यह कथन न्यूटन का है। नेक्स्ट, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा हमें न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठी हुई यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम जो होता है जड़त्व का नियम, जड़त्व के कारण ही यात्री जो है वो आगे की दिशा में गिर जाता है। नेक्स्ट, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम। जो भी रॉकेट होते हैं, जेट विमान होते हैं, अंतरिक्ष यान होते हैं, प्रक्षेप अस्त्र होते हैं, वे सारे न्यूटन के तृतीय नियम पर ही आधारित होते हैं। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि एक पार्ट में मैं
50 क्वेश्चन को कवर करूँगा ताकि वीडियो लंबा ना जाए और आप लोग भी बोर फील ना करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।